जी देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि एक लेक्चर पहले हो गया था इसका, तो रदरफोर्ड तक मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में, 10 मिनट में, उसके बाद में बोर ले लूंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो नींव है, हालांकि वो तो हमारे देश में काफी पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन डाल्टन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि किसी भी अगर सब्सटेंस को हम तोड़ते जाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, और मॉलिक्यूल से जो छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं एटम। उसने ये भी बताया कि एटम के अंदर उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कोई भी सब्सटेंस का अगर हमें पता लगाना है तो उसके एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ लें तो एटम के स्ट्रक्चर उस एटम के सब्सटेंस से उसकी सारी इंफॉर्मेशन, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो दे देता है। इसका मतलब एटम इज एन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन कंसिस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है। एटम के बारे में जब जानकारी हुई तो सबसे पहले उसका मॉडल की बात हुई, एटम कैसा होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन था वो था थॉमसन का। थॉमसन ने बताया, थॉमसन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था इसका, इसने ये बताया कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये दो बातें एटम के बारे में इसने बताई कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और दूसरी बात ये बताई कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। इससे मॉडल के बारे में पूछा गया तो इसने बताया कि मेरा जो मॉडल है, एटम एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ कोई फिगर है, बना हुआ कोई स्फीयर है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। इसका एटम में और कुछ भी नहीं था। इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ एक स्फीयर है जिसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर उधर क्या रहता है, स्कैटर्ड रहता है। तीसरी बात, इससे इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया तो इसने बोला कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इतने तेजी से चलते रहते हैं कि उनको अट्रैक्शन या रिपल्सन का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, इतना ही बता करके इसने छोड़ दिया। लेकिन जब आगे इसकी खोज हुई उस समय इसके मॉडल को फेल कर दिया गया। इसने बोला प्लम पुडिंग मिठाई है, या इसने बोला कि ये एक तरबूज जैसा लगता है, वाटरमेलन जैसा लगता है, जिसमें जो लाल लाल होता है वो तो सारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो डीजे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरह की मतलब फालतू की बातें, क्योंकि उस समय तक किसी को पता नहीं था तो इसी के एटम को मान लिया गया था। लेकिन बाद में फिर इसकी बातों को जुटला दिया, क्योंकि ये केवल E/m वाला एक्सपेरिमेंट को शो कर पाया, वहां पर जरूर ये समझा पाया, कैथोड रेज जो निकाली वहां तक भी पता नहीं था। ठीक है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है उसकी वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। इतना सा कंट्रीब्यूशन था इसका, थॉमसन का। दूसरा नाम आता है फिर रदरफोर्ड का। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है वो रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने काफी कुछ इसके बारे में बताया, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। मैं थोड़ा सा 5 मिनट में फिर से बताता हूँ।
रदरफोर्ड ने थॉमसन की दो बातों को बेसिक वैसे ही रखा। रदरफोर्ड ने थॉमसन की दोनों बातों को नेग्लेक्ट नहीं किया। उसने बोला कि थॉमसन सर ने, जो जे थॉमसन था इसका नाम पूरा, जिसने आपको याद होगा कैथोड रेज की भी खोज की थी, तो इसने जे थॉमसन की बातों को रदरफोर्ड ने जुटलाया नहीं। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, जे थॉमसन में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, और उसने ये भी मान लिया कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये दो बातें उसने मान ली। फिर उसने क्या किया, एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया। उसमें क्या किया, कोई हाई एटम वाला, एक सेकंड जरा, कोई आया है बेटा ना, एक सेकंड। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बोला कि अगर मैं कोई हाई न्यूक्लियाई लूं, हाई न्यूक्लियाई का मतलब इसने यहाँ पर जो लिया Z इज इक्वल टू 79, इसको अपन गोल्डन फॉइल भी बोल सकते हैं। गोल्डन फॉइल ली, इस गोल्डन फॉइल पर यहाँ से अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकले, ये इशू अपन अगले वाले चैप्टर में न्यूक्लियस में पढ़ेंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखें और उसके आसपास दो प्लेट रख दें। वो प्लेट क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को निकाल लेती है, और जो गामा पार्टिकल वो निकल जाते हैं, बचते हैं अल्फा पार्टिकल। तो उन अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर बम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने पहले भी बताए थे, डाई आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस होता है, जिसके लिए Z इज इक्वल टू 2 होता है और A इज इक्वल टू 4 होता है। तो इन अल्फा पार्टिकल्स को जब इस गोल्डन फॉइल के ऊपर उसने बम्बार्ड किया, तो उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के सारे अल्फा पार्टिकल उसमें से फॉइल में से पार हो जाते हैं। उसने देखा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर एट वेरी लार्ज एंगल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है बड़े लार्ज एंगल का मतलब 145, 150, 130, 120 पर वो डेविएट हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डेविएट विद स्मॉल एंगल्स, जैसे 90 या 90 से कम एंगल पर वो डेविएट हो जाते हैं। उसने कि वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्स देयर पाथ और द रिट्रेस देयर पाथ। तो ये तीन चार चीजों के ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, बहुत सारा जो पार्ट होता है एटम का वो खाली रहता है। इसने कंपेयर भी करके बताया, यदि एटम को एनलार्ज कर दें और एनलार्ज करके अगर एटम को हम इतना बड़ा कर दें फुटबॉल के मैदान के बराबर, तो उसमें जो बॉल है उसके सेंटर में उस साइज का न्यूक्लियस होता है। पिछले लेक्चर में मैंने डाटा भी बताया था आपको, अगर याद हो तो, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। इसको हम फेम्टो भी बोलते हैं, फर्मी भी बोलते हैं। जबकि एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, मतलब लगभग 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री के बराबर होती है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं 10⁻10 है, 10⁻5 है। 10⁻5 का मतलब क्या, 1 लाख, 100,000, 1 लाख। इसका मतलब जो एटम का साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज का 1 लाख गुना होता है, 1 लाख टाइम्स होता है। तो यूं भी अपन गणित भी बता रहे हैं हमें, और साथ में उसका एक्सपेरिमेंट भी बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एक बात तो इसने बोली। दूसरी बात इसने बोली कि द होल पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम। उसने क्या बताया कि उस एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, 100% पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो उसके एटम के सेंटर में होता है, कोर में होता है। अगर मैं इसको एटम मानूं, ये अगर मैं डैश डैश बाउंड्री बना करके बोलूं कि भाई ये एटम है, तो ये जो पार्ट दिखा रहा हूं मैं, ये कोर पार्ट है इसका। इस कोर पार्ट को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। हालांकि बाद में खोज हुई कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तब तक चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज नहीं की थी। इसलिए ये मान के चला कि द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट द कोर ऑफ द एटम और द सेंटर ऑफ द एटम, दैट इज फर्दर नोन एज न्यूक्लियस। कि सारा जो चार्ज है वो न्यूक्लियस है। और उसने साथ में ये भी बोला अप्रोक्सीमेटली द होल मास, सारा नहीं, अप्रोक्सीमेटली द होल मास आल्सो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सारा चार्ज 100% चार्ज भी रहता है सेंटर में, और दूसरी बात क्या बोली, होल द अप्रोक्सीमेट मास। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, न्यूक्लियस में, और प्रोटॉन का जो चार्ज बताया था मैंने, वो बताया था 1.67 × 10⁻27 kg,
और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बताया था 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं, दोनों को डिवाइड करूं, तो मेरे पास एक रेशियो आएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब एक प्रोटॉन का मास लगभग 2000 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो उसने कहा कि अगर एक सिंगल प्रोटॉन का भी एटम हो, हाइड्रोजन एटम भी हो, तो एक प्रोटॉन का मास जो है इससे कितना ज्यादा हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया। तो उसने कहा कि अप्रोक्सीमेटली द होल मास एंड द टोटल चार्ज ऑफ द एटम concentrated at the core of the atom that is known as nucleus। करेक्ट? ठीक है भाई। उससे पूछा कि भाई सर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उसने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन तो क्या है, इसके न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं बस। इससे ज्यादा रदरफोर्ड ज्यादा नहीं बता सका। आई रिपीट, उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, नंबर 1। नंबर 2, द होल चार्ज, whole positive charge and approximately the whole mass is concentrated at the center that is known as nucleus and electrons revolve around the nucleus, that's it, nothing else। इसके बारे में ज्यादा वो कुछ नहीं बता सका, लेकिन ये भी बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि थॉमसन ने तो केवल इतना ही बताया था कि सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसमें हियर एंड देयर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटरिंग, दैट्स इट। इसने थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा करके बोल दिया 3 बातें। बात आई इसकी स्टेबिलिटी की। जब इसका स्पेक्ट्रम लिया गया, तो स्पेक्ट्रम लिया तो स्पेक्ट्रम कैसा आया? रेखीय आया। रेखीय का मतलब लीनियर स्पेक्ट्रम आया। जबकि बाद में जब पता लगा, क्लासिकल मैकेनिक्स थ्योरी देखी या जो मॉडर्न फिजिक्स आगे जाकर के देखी, तो जो स्पेक्ट्रम है वो तो लीनियर है, जबकि अगर इसके अकॉर्डिंग तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? कंटिन्यूस आना चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की जगह डिसाइड नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी चक्कर काट रहा है, कहीं भी चक्कर काट रहा है, तो हमेशा कोई न कोई ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसका जो छाया है, उसका जो चित्र है, उसका जो स्पेक्ट्रम है पर्दे पर कंटिन्यूस आना चाहिए, जो कि नहीं आया। फिर इसके दूसरी बात एक और इससे बोला कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है बोलती है, वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के आसपास चक्कर लगाता है, तो वो क्या करता है? लगातार अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है। जब एनर्जी को रेडिएट करेगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के बजाय धीरे धीरे वो स्पाइरल पाथ में घूमेगा, और स्पाइरल पाथ में घूमता घूमता अंत में जाकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ये 2 ड्रॉबैक थी, एक तो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया रदरफोर्ड, और दूसरी बात क्या नहीं समझा पाया कि वो स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया। ठीक है भाई, चलो, तो रदरफोर्ड की बातें भी यहां तक हो गई। रदरफोर्ड में 2 कैलकुलेशन आप लोगों ने को रदरफोर्ड ने दी, उसमें से मैं एक कैलकुलेशन यहां बताऊंगा और एक कैलकुलेशन बताऊंगा मैं चैप्टर के अंत में। पहला कैलकुलेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वो मैंने शायद पिछले लेक्चर में कराया भी था, और साथ में उसका मैंने कुछ क्वेश्चंस में कराए थे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कोई खास चीज नहीं है, 1 सेकंड में सिखाता हूं मैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में देखो ध्यान से, कि मान लो जैसे कोई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब इसका चार्ज कितना हो गया? मैं बोलूं तो 2e चार्ज हो गया बेटा। अगर इसका चार्ज देखो Q1 ये हो गया, Q2 कितना हो गया भाई? Q2 हो गया ZE। E क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन का चार्ज। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ZE तो इसका चार्ज हो गया और 2e इसका चार्ज हो गया। अब अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है किसी एनर्जी के कारण आ रहा है, और कौन सी एनर्जी के कारण आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी के कारण आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कहां से दी? इस बात का सोचने का विषय नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमने कहां से दी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन जब एक पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन फोर्स क्या करेगा? उस प्रोटॉन को, यानी कि उस पॉजिटिव चार्ज को अपने पास आने से रोकेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। और उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करेंगे, आप देखो, वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए अल्फा पार्टिकल का एनर्जी यहाँ आते 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 ये खत्म हो गई, यहाँ आते आते खत्म होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जिसको मैं अगर एक्स नॉट बोलूं या आर नॉट बोलूं, तो इसको बोलेंगे अपन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना पास पहुंचा, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या यूं बोलो कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या यूं बोलो कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो mv कौन सा है यहाँ पर? इसका वेलोसिटी,
इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, आर कौन सा, आर नोट। ठीक है, अब यहां से इस आर नोट के जितने चाहे फॉर्मूले बना लो, बोल दो भाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज के Q1 कितना 2e, Q2 कितना JD डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ mv स्क्वायर। यहाँ सीधा सीधा अगर एनर्जी दे रखी हो तो एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया देखो 2k JD स्क्वायर बाई हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट एनर्जी दे तो एनर्जी रख दो, मान लो मास और वेलोसिटी दे रखी है तो मास और वेलोसिटी रख दो, और यहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हो। ये पहला कैलकुलेशन है जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आप कर सकते हो, या जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नीट में आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड जो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया। उसके बाद में इसकी जो ड्रॉबैक्स थी, कौन सी ड्रॉबैक्स थी, एक तो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया था, और दूसरा ये स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। ठीक है, दोनों चीजों को, दोनों ड्रॉबैक्स को बोर नाम का, नील्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट था, उस नील बोर्स ने, उस फिजिसियस ने इसकी दोनों ड्रॉबैक्स को हटा दिया और दोनों ड्रॉबैक्स को दुरुस्त करके, और फिर उसने अपना एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं अपन बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल को आज भी हम मान रहे हैं, आज भी हम उस बोर मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हालांकि बहुत सारी खोज हुई, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री में बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आ जाती है, क्वांटम नंबर्स आ जाते हैं, 4 तरह के क्वांटम नंबर आप लोगों ने, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, और वो 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ाए फिर केमिस्ट्री वालों ने। उसके बाद नहीं नहीं जी ऐसा नहीं है, इसकी तो वो भी होती है, डम्बल भी होती है, sp स्क्वायर, sp क्यूब, डी फलाना डीम का, वो फालतू की चीजें, फिर वो केमिस्ट्री वाले उसको कहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बोर ने जो फिजिक्स के हिसाब से जो चीजें समझाई वो मैं आपको बताता हूँ। उसने 3 अजम्पशन दी। नंबर 1, पहले अजम्पशन उसने क्या बोला कि रदरफोर्ड, सबसे पहले थॉमसन के बारे में बोला कि थॉमसन साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने जो बोला इसने भी माना, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी बात उसने बोली, एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इट मींस चालू है ना रिकॉर्डिंग, एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात ये उसकी बातें थॉमसन की इसने मानी, बाकी की उसकी जो अनस्टेबिलिटी थी उसको तो उसने हटा दिया। रदरफोर्ड की तीसरी बात उसने मानी कि द होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड द अप्रोक्सीमेटली होल मास इज कंसंट्रेटेड सेंटर। उसने नाम भी दे दिया कि इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, उसने भी बोला था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कहां पर, उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर। अब यहां पर उसने चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं चक्कर नहीं लगा सकता है, इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेबल ऑर्बिट में ही चक्कर लगा सकता है, ऐसा उसने बताया। तो उसने बताया कि होल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, जिसको हम कोर बोलते हैं, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in definite circular orbits। ये बड़ी बात उसने बोली कि जो इलेक्ट्रॉन से कुछ ही ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकते हैं, इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब प्रश्न ये आया कि यार सर्कुलर ऑर्बिट में अगर चक्कर लगाते हैं तो मैकेनिक्स वालों ने पंगा डाल दिया। मैकेनिक्स वालों ने पंगा डाला कि अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? तो मैंने आपको बताया था, मैकेनिक्स में बताया था, मैंने कई सारी जगह मैग्नेट वाले में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स वो चीज अवेलेबल कराएगी जिसके कारण वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर है, उसका आउटवर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेक फोर्स बोलते हैं, शूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अवेलेबल करा रहा है? दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स।
तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बोला कि while the whole positive charge concentrated at the center, that is known as core or nucleus, and electrons revolve around the nucleus in definite circular orbits, ठीक है ना, और the necessary centripetal force, that is mv square by r, is provided by the attraction force F electric, that is k q1 q2 by r square। देखो थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल, वो फालतू की चीजें, न तो सेंट्रीपिटल नाम का न सेंट्रीफ्यूगल नाम का दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है, वो तो सूडो फोर्स है, फेक फोर्स है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, तो निश्चित रूप से सर्कल में वो तभी चल सकता है जब उसके ऊपर फोर्स किधर लगे, हमेशा सेंटर की तरफ लगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। आप याद करो सर्कुलर जो मोशन थी वहां पर मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है, चलो और थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने आपको बताया था इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन, and if the direction of acceleration is not along to the direction of velocity or not anti-parallel to the direction of velocity, particle moves in curve, and necessarily if the force or the direction of acceleration always perpendicular to the direction of the velocity, particle moves in a circular path। तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यानी कि फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा याद रखिए, कसम खा करके याद रखिए कि वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराना उस फील्ड की जिम्मेदारी है जिसमें वो मूव कर रहा है। समझ आ गया? आपके घर में आकर के कोई मेहमान आपके आसपास चक्कर लगा रहा है, तो उसको एनर्जी आपका घर से खाने देना पड़ेगा उसको, तभी वो चक्कर लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा वो, करेक्ट, चुपचाप बैठ जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज दैट, mv स्क्वायर बाय r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज k q1 q2 बाय r स्क्वायर। चलो भाई मान वैल्यू निकालो इसका, चलो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को तो ऐसे ही रहने दो इसको, और ये हो गया F इलेक्ट्रिक, Q1 क्या है भाई बोलो, Q1 क्या है इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है जेडी, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आप E को इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज नहीं बोल सकते, E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन E इज नेगेटिव, इन द केस ऑफ द प्रोटॉन इट इज पॉजिटिव, है ना। अब कितने प्रोटॉन हो सकते हैं, जेड प्रोटॉन हो सकते हैं, जेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ZE है और E is an electron which is moving around the nucleus, if the mass of electron is m, its velocity is v, the radius is r, then this mv square upon r will be equal to, देखो जरा ध्यान से, कि mv square upon r is equal to k ZEE by r square, एक r ने एक r को मार दिया, यहाँ से बन गया mv square is equal to k ZE square by r। This is the first assumption or the hypothesis of the Bohr। तो बोर ने सबसे बड़ी बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर कोई क्लास में, हर कोई ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगा सकता, वो केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, और डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल की जो जरूरत है वो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवेलेबल कराएगा या अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल कराएगा, और वहां से हमारे पास अजम्पशन निकल करके आती है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर बाय r। इन सब के मतलब आप जानते हो, m मास है, v वेलोसिटी है, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं सारी जो कैलकुलेशन बताऊंगा k लेकर के बताऊंगा, केमिस्ट्री वाले इसको k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख करके कराते हैं, लेकिन उससे कई सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, इसलिए हम कहां से करेंगे, k से, k 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 whose value you know very well, 9 into 10 power 9 Newton into meter square upon Coulomb square, and epsilon naught is nothing, it is 8.854 into 10 raised to minus 12, that is Coulomb square Newton into meter square, or the another unit I told you that was Farad per meter। तो बात कैलकुलेशन की वो तो अपन आगे कर ही लेंगे। तो ये फर्स्ट अजम्पशन की बोर की
इसको बड़ा सराहा गया कि हाँ भाई मजा ही आ गया, अब तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ तो हुआ, ये तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं चक्कर लगा सकता है। अगर ये डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इसका अपन स्पेक्ट्रम लेंगे तो निश्चित रूप से लीनियर स्पेक्ट्रम ही मिलेगा, और लीनियर स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसका जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो भी प्रूव होगी, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो भी क्लियर हो गई। दोनों चीजों को इसने समझा दिया, स्पेक्ट्रम को समझा दिया। ये समझाने से क्या है, बहुत फायदा हुआ इस फर्स्ट एजम्पशन से। दूसरी बात, इसने बोला कि भाई यार मजा नहीं आया सर, अभी तो केवल आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली बात बताई, लेकिन वो क्लास कौन सी होगी, वो ऑर्बिट कौन सी होगी। तो उसने फिर दिमाग लगाया, उसने कहा कि अच्छा आपको ऑर्बिट की जगह भी चाहिए, कहां पर है हम बताएंगे। तो उसने दूसरी बात क्या बताई, फिर बहुत अच्छी बात बताई, देखो कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली in those orbits whose angular momentum is integral multiple of a constant quantity h upon 2 pi। लो भाई, उसने कहा कि जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में आपको समझाया था, वहां पर क्वांटा का मतलब बताया था, ठीक है। क्वांटा का जो मतलब होता है वन। जैसे हम बोलते हैं एक, एक, दोन, तो एक का मतलब वन यूनिट, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में इंग्लिश में। ग्रीक में उस वन को बोलते हैं क्वांटा, तो क्वांटा इज वन। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h अपॉन 2 पाई। आप ये तो जानते हो, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम रोटेशनल मोशन। P क्या होता है, mv, तो R क्रॉस mv। चलो भाई, और कि R mv साइन थीटा n कैप, ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है एंगुलर मोमेंटम के रोटेशनल मोशन में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, थीटा 90 ले लूं, तो L इज इक्वल टू हो गया mvr। तो जो मैग्नीट्यूड होता है एंगुलर मोमेंटम का वो क्या होता है, mvr। उसने कहा कि ये mvr इज nh अपॉन 2 पाई। n का मतलब क्या है, यहां पर इंटीजर है, ये n क्या है यहां पर, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 डेस डेस डेस, ठीक है। नेचुरल नंबर भी लिख दोगे तो चलेगा। इंटीजर मल्टीपल, ये जाने के आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे, हाँ चलो ठीक है भाई। सेकंड बात हो गई, बहुत अच्छी बात बता दी बोर अंकल ने कि हाँ भाई केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। दूसरी एजम्पशन, फिर लोगों की तो है, जो कोई अच्छी चीज बोले उससे 50 क्वेश्चन पूछते हैं, बुरे काम वाले से लट लेके आता है उससे कोई कुछ नहीं पूछता। उसने दो अच्छी अच्छी बातें बता दी, उसने बोला कि सर वो अभी एनर्जी वाली कहानी समझ नहीं आई, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसका क्या। फिर उसने कहा क्लासिकल मैकेनिक्स में जाओ, उसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में चलते हैं। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब किसी डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। When an electron revolves around the nucleus in definite orbits, कौन सी ऑर्बिट, जो यहां डिफाइन की, तो वो अपने एनर्जी का लॉस नहीं कर सकता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। हाँ, उसकी एनर्जी लॉस होती है अगर वो ट्रांजिट करता है किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में। अगर कोई डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर वो नीचे की ऑर्बिट से एनर्जी लेकर के ऊपर की ऑर्बिट में जाता है या ऊपर की ऑर्बिट में एनर्जी को रेडिएट करके नीचे की ऑर्बिट में आता है, तभी वो हर कहीं नहीं रह सकता, वो भी क्वांटाइज्ड है, वो भी क्वांटाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि उसने एनर्जी थर्ड वाले में था और 2 वाले में आना था, नहीं, वो कहां आया, 2.5 में आ गया, नहीं, या 3.5 में चला गया, नहीं, या तो वो 3 से 2 में आएगा या तो 3 से 4 में आएगा, ठीक है ना। तो क्या बताया उसने, सीधी सीधी कहानी कि while moving in a definite orbit an electron does not radiate any energy,
But if it transit from lower orbit to higher orbit or higher orbit to lower orbit, it radiates energy, but that energy is quantized. That energy is quantized. इसका मतलब वो एनर्जी फिक्स होती है, फोटोन की एनर्जी के बराबर होती है, वो फोटोन रेडिएट करता है। आप समझ लिए, मैंने बहुत सारे फोटोन बताए थे आपको, कौन कौन से, रेडियो वेव के फोटोन, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर यूवी, है ना, वीआर, एक तो विजिबल रीजन, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। अब वो डिपेंड करेगा कि फोटोन कहां से कहां गया, तो लेकिन वो एनर्जी जो आएगी वो क्वांटाइज्ड आएगी, वो फोटोन की एनर्जी होगी। चलो ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। तो थर्ड अजम्पशन क्या हुई इसकी, कि व्हाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, but when it transit from lower orbit to higher orbit or higher orbit to lower orbit, it radiates energy, but that radiate energy also quantized, यानी कि h nu is equal to E2 minus E1। हायर से लोअर में आएगा तब भी h nu, E1 माइनस E2 होगा तब भी h nu, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, ऊपर से नीचे आएगा तो खुद अपनी एनर्जी को रेडिएट करके नीचे आएगा, क्योंकि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी वो फिक्स होती है। अभी अपन आगे कैलकुलेशन में सीखेंगे कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, अभी अपन निकालेंगे, साहब की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड अज्यूमशन, और थर्ड अज्यूमशन में क्या बोला बोर ने, कि व्हाइल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट, electron does not radiate an energy, but when it transit from lower orbit to higher orbit or higher orbit to lower orbit, it radiates energy, but that energy is quantized or known as the energy of the photon, and this photon might be of any radiations। वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी कितनी है, उस एनर्जी के हिसाब से फिर हम डिसाइड कर देंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि वो फोटोन किसका है, किस रेडिएशन का है, ठीक है। तो दीज आर थ्री अजम्पशंस फ्रॉम द बोर, और इसी को आगे तक माना गया, अभी तक भी हम मान रहे हैं, इसी की सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि अब ये डिसाइड हो चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं चल करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जैसे कि प्लेनेट चलते हैं सन के आसपास, डिफरेंट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चलते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहे हैं। लेकिन फॉर द कैलकुलेशंस, क्योंकि जो कैलकुलेशन हम यहाँ लगा रहे हैं वही कैलकुलेशन ग्रेविटेशन में भी लगाते हैं, ग्रेविटेशन में अपन जो पाथ मानते हैं उसका, वो सर्कुलर पाथ ही मानते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग सारे जो कैलकुलेशन किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक। तो आवर फर्स्ट अजम्पशन इज नथिंग, इट इज mv स्क्वायर इज इक्वल टू kjd स्क्वायर बाय r। The second assumption is mvr is equal to nh upon 2 pi, and third assumption is h nu is equal to E2 minus E1। मैं E2 minus E1 लिख सकता हूं इसको, चाहे En2 minus En1 भी लिख सकता हूं, वहां पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा मनन चिंतन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो यहाँ तक की कहानी में पूछ लीजिए, क्योंकि आगे मैं इसके कैलकुलेशंस बताने वाला, तो चीजें बताई थी, ठीक। This is for any atom, this is for any atom, and this is for particularly hydrogen atom। For hydrogen atom you can write over here z is equal to 1, करेक्ट है। चलो आगे चलो, फिर आता है आपका रेडियस के बाद में वेलोसिटी ऑफ एन एटम। 13:48 बहुत है, नहीं क्यों बहुत है, कर सकते हैं, अभी तो 2 बजे नहीं है मेरी क्लास। चलो दूसरा देखो, वेलोसिटी निकालिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, अगर आप उसकी वेलोसिटी चाहिए तो आप इजीली उसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो, देखो बहुत इजीली। वापस आप दोनों अज्यूम्पशन लीजिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, किसी भी एटम की हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, समझने की बात है। देखो हमें पता है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू kjd स्क्वायर बाई r, और दूसरा क्या है कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो m ने m को मार दिया, ठीक है, m ने m को मार दिया,
और साथ में देखो v, एक v से एक v कट गया, तो इधर तो v रह गया, इधर तो v रह गया, देखना मैं गड़बड़ नहीं कर दूं, इधर v रह गया और इधर था के जेड स्क्वायर बाई आर इंटू 2 पाई बाई एन एच और एक आर, ये वाला। तो आर ने आर को मार दिया, क्या बच गया 2 पाई के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच। ये वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट है। किसी भी ऑर्बिट में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चाहिए तो इसको यूज करेंगे। यहां से अगर इसका कॉमन फॉर्मूला देखें आप कि वी एन प्रोपोर्शनल टू जेड अपॉन एन, उसमें क्या था एन स्क्वायर बाई जेड, इसमें क्या है जेड बाई एन, ठीक है जेड बाई एन। और अगर जेड इज इक्वल टू 1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, और हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वो आती है इलेक्ट्रॉन की, क्या आएगी भाई, मेरे ख्याल से 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। भाई साहब ये छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, 2.16 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन होले होले नहीं चलता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है। इसको देखो जरा, 10⁻⁶, 1 2, देखिए ये 2 जीरो हटाया तो 4 रह गया, यहाँ देखना, इसका मतलब 216 के 1 2 3 4 यूनिट 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख 21 लाख मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। समझे आप? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है? तो आज की कहानी समझ आई सबको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें देखो 12th वाले बच्चे कौन कौन है। दिव्या विच्छेवार है, ईमानदार लड़की है, चाहे दुनिया की ताकत इधर उधर जाए जरूर आती है, हर क्वेश्चन का पहला आंसर गलत देती है। मैं रिकॉर्डिंग हटाता हूं, नहीं 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 बिल्कुल सही देती है।